हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जो है मुगल साम्राज्य और उसका पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए, या फिर इस तरह भी आ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ किस किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो हम जान लेते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे से संबंधित है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन भारत इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालता है। ठीक है कि इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर वाद विवाद चलता रह आया है। ठीक है। मुगल साम्राज्य को किसने बनाया था? जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने इसकी स्थापना की थी, और जिसे 16 सदी के उत्तरार्ध में बादशाह अकबर ने उसकी ख्याति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। मतलब बादशाह अकबर जो थे, ये मुगल साम्राज्य का बहुत ही प्रभावशाली शासक थे, और जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाने में बहुत ही अपना योगदान दिया है, अब महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो इसका अंतिम महान बादशाह था वो था औरंगजेब। वो कब से कब था? 1658 से 1707 तक। ठीक है, वो उतना टाइम तक ये शासन किया था। कौन? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल के बाद तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। कौन? मुगल साम्राज्य अपने अंतिम महान बादशाह औरंगजेब के बाद तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा भाई? क्योंकि मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, चलिए इसके बारे में जान। कि मुगल बादशाहों ने या मुगल शासकों ने इस पतन को, मतलब औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक बने, जैसे फारूक सियार, ये सब ने इस पतन को रोकने की बहुत ही कोशिश की। हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे प्रतीत हो कि इन बादशाहों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, परंतु घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था। क्योंकि उस समय मुगल का पतन भी हो रहा था, अंग्रेज अपना शासन बढ़ा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे थे, जैसे कि मतलब इनके मुगल साम्राज्य के अंदर ही अपने दरबारियों में फूट हो रहा था। मतलब बहुत से घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण जो उस समय के वर्तमान में जो उस समय के शासक थे, उनको संभलने का कुछ मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि परंतु घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था। अन्य विचार ये भी बताते हैं कि तीव्रता से बिखरती संचार पर साम्राज्य के आर्थिक और जागीरदारी व्यवस्था में आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। और मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उस समय मुगल अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति थी कि किसानों से अधिक अधिशेष हथिया ले। मतलब किसानों पे वो बहुत ही अत्याचार करने लगे थे। किसानों से जो वसूली करते थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करने लगे थे। इससे एक त्रिध्रुवीय संघर्ष कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच को जन्म दिया। ठीक है, मतलब त्रिध्रुवीय संघर्ष चालू हो गए थे। किसके बीच में? कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच में। ठीक है, यह संघर्ष शीघ्र ही इतना बढ़ गया था कि उसे नियंत्रित करना या रोक पाना असंभव हो गया। ठीक है। साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण राज्य के अधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने की असमर्थता थी, जिसने आपसी गुटबाजी में तीव्र तीव्र संघर्ष को जन्म दिया। इसी धारा में अत्तर अली का मानना है, अत्तर अली एक लेखक है, एक राइटर है, उनका यह मानना है कि जागीरों की अत्यधिक कमी इस पतन का एक बड़ा कारण था। ठीक है। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में के फलस्वरूप भू आवंटन के आकांक्षियों
की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे जागीर व्यवस्था चरमरा गई थी। जॉन रीडर्स द्वारा इसमें विशेष संशोधन किया गया। उनका कहना था कि दक्षिण में बेजागीरी बेजागीरी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस क्षेत्र में भू आवंटन की कमी नहीं थी। ठीक है। और मुगल साम्राज्य के पतन के ये भी कारण हो सकते हैं कि उस समय जो औरंगजेब की दक्षिण नीति थी, मतलब औरंगजेब की दक्षिण नीति भी दिशाहीन एवं सिद्धांतहीन थे। ठीक है। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगर वो अपने फलस्वरूप दक्षिण में मराठों का अपना प्रभाव बढ़ना एवं संगठित होने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि जब वो सिया राज्य खत्म हो गए औरंगजेब के द्वारा, तो उधर से जो मराठा बढ़ रहे थे उनको और भी आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो गया। यदि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनाई होती, तो दक्षिण में मराठों की शक्ति को नष्ट करने में यह राज्य औरंगजेब की सहायता अवश्य करते। इस प्रकार औरंगजेब की शासन नीति का मुगल पतन के मार्ग पर अग्रसर होता गया। मार्शल हेक्सन द्वारा एक तर्क प्रस्तुत किया गया है। मार्शल हेक्सन द्वारा एक तर्क प्रस्तुत किया है क्या कि तीनों मुसलमान साम्राज्य कौन, ओटोमन, सफविदी और मुगल, इसमें सफल इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे। मतलब ओटोमन का ये मानना था कि तीनों जो साम्राज्य मुसलमान साम्राज्य थे, ओटोमन, सफविदी और मुगल, इसलिए नहीं मतलब सफल हुए क्योंकि वो लोग समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे, बल्कि उनकी सफलता का प्रमुख कारण गोला बारूद का सही प्रयोग था। और ये जो गोला बारूद का जो सही प्रयोग था, यही उनकी कमजोरी और पतन का भी मुख्य कारण यही भी बना कि वे पश्चिम गोलार्ध में युद्ध के क्षेत्र में बदलती हुई नई तकनीकों को सफलतापूर्वक अपना ना सके। ठीक है। बंदूक, तोप और गोली बारूद ने जहां साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया, वहीं शक्तिशाली प्रजा द्वारा उनका प्रयोग अपने को सशस्त्र करने के लिए और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया गया। तत्कालीन परिस्थितियां में इस महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान को नीचे सामान्य जनता तक पहुंचाने से रोक पाना असंभव था। अतः गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र पर राज्य का एकमात्र नियंत्रण था। सिद्धांत इसलिए कामयाब सिद्ध नहीं होता क्योंकि जमींदार, चौधरी और प्रमुख कृषक समूहों के पास बड़े पैमाने पर क्या थे, सशस्त्र सेना थी। मराठा, सिख और जाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के पास भी बंदूक और भरपूर भंडार था। बंदूकों का एक भरपूर भंडार था। यह स्मरण योग्य है कि इन लोगों को अपने समाज जाति के उच्च स्थिति के कारण कुछ परंपराएं, अधिकार और अनुलाभ मिले हुए थे। इससे वे जरूरत पड़ने पर अपनी सेना की संख्या बढ़ा सकते थे, जो प्रायः वे करते भी थे। ठीक है। मुगल सेना के पास हालांकि अत्यधिक मात्रा में सेना सामग्री नहीं थी, परंतु इसके बावजूद उन्हें स्थायी सरदारों से हमेशा ही क्या मिलती थी, खतरा होता था, हमेशा खतरा ही। और ये भी कारण थे कि औरंगजेब के शासनकाल के बाद में सैन्य संगठन क्या हो गया था, शिथिल हो गया था, मतलब स्टफ ठप पड़ गया था। उसके उत्तराधिकारी स्वयं आयोग थे। उन्होंने सैनिकों की व्यवस्था एवं अनुशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें नैतिक एवं शारीरिक बल समाप्त हो गया था। अकबर द्वारा प्रचलित की गई मनसबदार प्रथा में अनेक दोष आ गए। बड़े बड़े जमींदारों और सामंतों को सेना में मनसबदारों का पद दिया गया था। इन मनसबदारों में सैन्य कुशलता एवं संगठन क्षमता का अभाव होने के कारण सैनिक में आलस्य एवं दुर्बलता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। धीरे धीरे अनुशासनहीनता ही बढ़ती गई। तो ये थे कुछ आपके मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है। आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है, मतलब आपको नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, मुगल साम्राज्य का पतन। आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको चाहिए
वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।